मान लीजिए सपोज दिस वन इज अ कंटेनर, ओके, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट कोई कॉइन है, तो इसकी डेप्थ इस कंटेनर के अंदर आपको दिखेगी h, ओके। नाउ सपोज इसमें कोई लिक्विड पोर कर दिया है, यहाँ पे वाटर लिक्विड मान लीजिए कि इजीली अवेलेबल है वाटर, यहाँ पे फिल कर दिया। जब इस कंटेनर के अंदर आप देखेंगे तो इसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर लगती है, शिफ्ट हो गई है, ये आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ता है, यहाँ पे रियल पोजीशन ये है, दिखाई पड़ता है इधर गई, तो इसी को बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ। अब यहाँ से आपको ये इतने ही हाइट पे दिख रहा है, बट रियलिटी में तो ये इतनी हाइट पे h हाइट पे, अब मान लीजिए स्मॉल h हाइट पे दिख रहा है, तो इसी को बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे कि वो कितना रेज हुआ है ऊपर, यहाँ पे कितना रेज हुआ, या फिर उसकी एपेरेंट पोजीशन क्या है, ठीक है, रियल पोजीशन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में फाइंड आउट करेंगे। तो इसी के लिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले रे डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो देखते हैं कि रे डायग्राम क्या है, इसके लिए उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि ये कोई है कंटेनर, ओके, इसके अंदर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग कोई नेम ये दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर वाटर फील्ड है। यहाँ से लाइट ऐसे चलती है, एक लाइट है जो स्ट्रेट चली जाएगी, ठीक है, देखिए दूसरी लाइट है जो कि किसी एंगल पे यहाँ से, देखिए ये वाली लाइट है यहाँ से नॉर्मल जाएगी, इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये स्ट्रेट चली गई है, तो यहाँ पे ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो स्ट्रेट ही चलती चली जाएगी, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में चलेगी, अब यहाँ पे ये नॉर्मल हुआ, अब यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन होगा। अब देखो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सपोज μ2 इज इक्वल टू म्यू है, और ये है एयर, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से ये है डेंसर मीडियम है, सिंस μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो यहाँ पे ऐसे चलेगी, नॉर्मल से अवे हो जाएगी ये एंगल r, और ये वाला एंगल हुआ I। तो ये देखो इसको जब थोड़ा इंक्रीज करेंगे डॉटेड लाइन से, तो ये यहाँ पे आगे इंटरसेक्ट करेगा, तो एक ही एपेरेंट जो पोजीशन है, जो ये ऑब्जेक्ट है, इसको कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी नेम दे दो, मान लो कि इसको हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट P, तो इस P की पोजीशन यहाँ पे ये एपेरेंट पोजीशन P डैश होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को हम A, इसको B, ठीक है, इसको A भी नेम दे दिया गया है। अब देखो रियलिटी में तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, बट वाटर की वजह से ये लाइट है यहाँ से चली, ये इधर बेंड हो गई, तो जब आप देखेंगे इसको यहाँ से, तो ये इन दोनों लाइट के इफेक्ट की वजह से ये यहाँ दिखेगा। एक्चुअल में अब ध्यान सुनना, अगर नोट कर रहे हो तो रुको, पहले सुन लो मेरी बात। एक्चुअल में ये दोनों जो रेज हैं, ये इतने डिस्टेंस पे नहीं है, ये एकदम क्लोज है, एकदम इसी की जस्ट बगल से ये बेंड हुई होगी, तो आपकी आई में दोनों रेज, एक तो स्ट्रेट वाली और एक बेंड वाली एंटर करती है एक साथ, तो उनका इफेक्ट जहाँ पे जाके दिखता है वो ये पॉइंट है। तो ऑब्जेक्ट ये P आपको P डैश में दिखने लग जाएगा, तो इसी को अब इसी को बोलते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ऐसा होता है, हम क्या बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा ऊपर दिखने लग जाता है। तो यहाँ देखिए अगर रिफ्रैक्शन नहीं हुआ होता तो ये लाइट अगर देखिए इसको तो यहाँ भी इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिखती है, ठीक है। ये वाली लाइट है जो इधर बेंड हुई है, वो अगर जब इंक्रीज कर रहे हैं इसको, तो इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है, तो यही इमेज इस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल में यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई, ये यहाँ पे दिख रहा है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो अब रीजन क्या हुआ इसका, अगर आप रियलिटी में देखें तो ये ऊपर जो शिफ्ट हुआ है ये रिफ्लेक्शन की वजह से हुआ है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे ये ड्यू टू रिफ्लेक्शन होता है। तो ये भी एक तरीके से रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो
तो यहाँ पे जो कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अब अपना जो वर्क है वो कंप्लीट करेंगे, जो भी डेरिवेशन है वो अब कंप्लीट करेंगे। देखते हैं क्या क्या है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे दो लाइट रे का इफेक्ट पॉइंट पी पे दिखाई दे रहा है हमको, तो आपको भी पता है कि आप स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर इस पॉइंट पर आप देखें ध्यान से, ये एंगल आई है, मींस ये एंगल भी आई होगा सभी को, यहाँ पे इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर स्लाइड जो ये नॉर्मल है, अगर इसको इंक्रीज कर दें, ये एन एंड एस नॉर्मल है, तो देखिए ये एंगल आई, मींस ये एंगल आई। ओके, नाउ एंगल आर देखो कितना है, देखो ये कंप्लीट एंगल जो है ये एंगल आ रहा है यहाँ पे, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला ध्यान से देखो, ये एंगल आ रहा है, ये लाइट, अगर आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल दे, ये दो लाइंस है और यहाँ पे एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करती है, तो ये दोनों एंगल सेम हो जाते हैं, पढ़ा सभी ने। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये डॉटेड लाइन ऐसे चल रही है ऐसे, अगर इसको कंप्लीट लाइन ड्रॉ कर दें, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कंप्लीट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो देखिए ये एंगल आर, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, ये एंगल भी आर हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ये रियल रे नहीं है तो इसको डॉटेड लाइन से तो दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एंगल आर का ये, अब आपके सामने इस डायग्राम में टू राइट एंगल्स ट्रायंगल दिख रहे हैं। फर्स्ट है ABP, ध्यान से देखो, ABP एक राइट एंगल ट्रायंगल है और दूसरा है ABP डैश। ठीक है, आपके सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ABP और दूसरा है ABP डैश। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको चाहिए न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट अब जहां दिख रहा है, मतलब हमको AP की वैल्यू AP डैश हमको फाइंड आउट करना है, ये वाली वैल्यू। इसके टर्म्स में हमको चाहिए रियल डेप्थ हमको पहले से पता होगा, तो हमको H, क्योंकि कंटेनर में जो वाटर फिल नहीं किया हुआ है उस कंडीशन में हम कंटेनर के अंदर का डिस्टेंस इजीली मेजर कर सकते हैं, ये टोटल डेप्थ कितनी है। ठीक है, तो H है सपोज, कैपिटल H, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट कैपिटल H इज इक्वल टू रियल डेप्थ ऑफ कंटेनर। ओके, एंड AP डैश इसकी वैल्यू को हम लोग सपोज स्मॉल h सपोज कर ले रहे हैं, ये वाली। तो यहाँ पे h की वैल्यू अगर हम देखें तो AP होगा, तो ये AP हो जाएगा और AP डैश इज इक्वल टू स्मॉल h इज इक्वल टू एपेरेंट डेप्थ। ये एपेरेंट डेप्थ हो गया। ओके, तो अब यूज करेंगे स्नेल्स लॉ, देन बाय स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। दो ट्रायंगल है हमारे पास, दोनों ट्रायंगल में तो बाद में यूज करेंगे, पहले रिफ्रैक्शन पे अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास होगा, हम लोग लिख सकते हैं साइन आई, यहाँ पे देखो एंगल आई यहाँ है और एंगल है आर इधर, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए μ1 बाई μ2 आएगा यहाँ, इसको आप 1 अपॉन म्यू लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे μ2 की वैल्यू को म्यू और μ1 की वैल्यू को 1 दिया गया है एयर के लिए। एक्चुअल में ये जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं ये एयर वाटर इंटरफेस के लिए कर रहे हैं। अगर आप किसी और मीडियम के लिए करते हैं तो इस वैल्यू को मत रखिएगा, यहाँ पे μ2 और μ1 ही रहने दीजिएगा बस। ठीक है, अब चल रहे आगे।
इन राइट एंगल ट्रायंगल ABP, अगर ABP में वो साइन आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। ठीक है, तो साइन आई की वैल्यू आपको मिलेगा साइन आई इज इक्वल टू AB अपॉन BP। ध्यान से देखो, AB अपॉन BP। क्वेश्चन नंबर 2, हमें लगता है किसी को कोई डाउट हुआ यहाँ पर देखिए ये एंगल आई है, ये है राइट एंगल। तो आपको पता है अगर आप यहाँ पे साइन आई लेते हैं तो ये बना परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस BP। तो बहुत ही सिंपल है साइन आई लिखना इस ट्रायंगल ABP में। ओके, नाउ इन ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल में साइन आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABP डैश साइन आर की वैल्यू देखते हैं कितना है, तो यहाँ पे साइन आर की वैल्यू आ जाती है। ध्यान से देखेंगे ये एंगल आर है और आपको साइन चाहिए मतलब AB अपॉन हाइपोटेनस BP डैश, तो यहाँ कितना आएगा AB अपॉन BP डैश हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3, आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, AB अपॉन BP डैश हो गया। तो यहाँ देखो ट्रायंगल ABP, तो ट्रायंगल ABP डैश से तुमको साइन आई और साइन आर की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, अभी इसको इरेज करना होगा तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी, ताकि हम इसको इरेज करें और इधर नोट करें। तो यहाँ पे भी लिखते हैं हम इस पार्ट में ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, इसको हम लोग एयर ले रहे हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले रहे हैं और यहाँ पे जो μ2 है उसको ग्रेटर देन μ1 ले रहे हैं। इन कंडीशंस के साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखें we can divide equation 2 by 3 बिकॉज़ हमको sin i by sin r की वैल्यू फाइंड आउट करना है इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से। पहले तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, बट इन दोनों की हेल्प से भी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 by 3, इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू AB। याद रखिए AB और AB कैंसिल होगा, फिर भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे AB अपॉन BP अपॉन AB अपॉन BP डैश। तो ये AB वाला पार्ट कैंसिल, यहाँ पे आपको मिलेगा BP डैश अपॉन BP। ओके, अब देखिए इस डायग्राम में आपको BP और BP डैश ये दोनों वैल्यू पता नहीं है। एक्चुअली ये जो वैल्यू है ये पता नहीं है, BP डैश और BP नहीं पता है। ओके, बट अब यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज है। एक्चुअली वो अप्रोक्सीमेशन हम लोग पहले भी यूज कर सकते थे, बट अभी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये डेरिवेशन हम आपको दूसरे तरीके से भी बताएंगे। एक और हम ये यूज कर सकते हैं सिंपल लॉ, वहां पे भी देख सकते हैं हम लोग। बट यहाँ पर लिखेंगे लोग इफ पॉइंट B is very close to point A, कि जो पॉइंट B है अगर A के बहुत ही पास हो, आस-पास हो, इसका मतलब यहाँ पर देखिए ये B इसी के आस-पास यहाँ कहीं होगा, उस केस में आप BP को AP लिख सकते हैं। In that case, then हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो BP डिस्टेंस है, इसको ध्यान से लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। BP को हम लोग AP के इक्वल लिख सकते हैं। कब? अगर ये पॉइंट B पॉइंट A के एकदम पास हो, थोड़ा सा
AP डैश जो है वो H के इक्वल है और AP डैश AP जो है वो कैपिटल H के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई म्यू जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 5 कर देते हैं पहले। नाउ इक्वेशन 5 और 1 को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेटिंग या कंपेयरिंग लिख सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 5 we get AP dash upon AP is equal to 1 upon mu। अब देखिए इसमें 1 क्या है, 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का और म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है। तो यहाँ पे वैल्यू अगर लिखें AP dash की वैल्यू स्मॉल h अपॉन कैपिटल H is equal to 1 by mu, बट हमको म्यू की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो म्यू इक्वल टू लिख सकते हैं कैपिटल H by स्मॉल h। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर या फिर कोई भी लिक्विड इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, एक्चुअल में क्या होता है अगर किसी मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट है तो रियल डेप्थ, रियलिटी में उसकी जितनी डेप्थ थी अपॉन यहाँ पे ये जो है एपेरेंट डेप्थ कितना है, वही जो रेशियो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रेजेंट करता है। तो इस रिजल्ट से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और इससे किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मटेरियल का इजीली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट किया जा सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है। तो इसको नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे इसे, ओके। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ तक थोड़ा टाइम दे रहे हैं आपको नोट करने के लिए। तो अब देख सकते हैं कि अगर इस डायग्राम के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहा होगा पहले, जिसका यहाँ से एक लाइट है यहाँ से परपेंडिकुलर चली गई, दूसरी यहाँ से किसी एंगल पे आई और बेंड हो गई, इसको पीछे इंक्रीज किया तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। अब आप रियलिटी में जब आप देखेंगे तो ये दोनों लाइट में आपके आई में इंटर करेंगे और इसके इफेक्ट से आपको जो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन वो यहाँ दिखने लगे P डैश पे। तो जैसे P डैश पे दिखा, आपने ज्योमेट्री अपना यूज किया, ये एंगल आई है तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल R है तो R हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। अब आपके सामने डायग्राम में टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर हियर इन दिस डायग्राम। यू कैन सी ABP एंड ABP, यहाँ पे दो है। यहाँ पे आपने यूज किया है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग sin i by sin r इक्वल टू mu1 by mu2 इक्वल टू 1 by mu2, क्योंकि mu1 हम लोग 1 ले रहे हैं एयर के लिए, mu2 हम लोग ले रहे हैं mu किसके लिए, इस मीडियम के लिए। ये जो भी मीडियम, वाटर है, कोई ऑयल है, कुछ भी है, लेकिन दूसरा मीडियम हम लोग सपोज कर रहे हैं कि एयर है। तो इस केस में आप इसके लिए इतना भी लिख सकते हैं, अगर ये नहीं है तो आप इतना ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको sin i और sin r फाइंड आउट किया गया है इन दोनों ट्रायंगल से। इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो sin i की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इस वाले बड़े वाले राइट एंगल में AB अपॉन B होगा, और दूसरे वाले में जो भी छोटा राइट एंगल लेकर है ABP डैश, इस पे होगा AB बाई BP डैश। या तो आप ऐसे करिए, या फिर हमने पढ़ा हुआ है फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स sin i इज इक्वल टू tan i। अगर फॉर वेरी स्मॉल एंगल की बात करेंगे आप तो होता है sin थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये सब इक्वल होते हैं फॉर वेरी स्मॉल एंगल लेस देन 5 डिग्री। तो ये आपका रिलेशन ट्रू है। तो आप चाहें कि आप यहाँ देखिए tan थीटा है तो आप इस sin i को tan i और इस sin r को tan r भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको tan लिखा तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट tan से सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको tan इसलिए नहीं बताया जा रहा है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए tan कैसे आया, बट आपने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, इसका बहुत ज्यादा यूज है रे ऑप्टिक्स, वे ऑफ ऑप्टिक्स में। आपको सिंपल याद रखना है फॉर
very small angles less than 5 degree, we can write sin theta is equal to tan theta. तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, रियलिटी में हमको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को अपने से मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर हमको मैनेज करना होगा। अगर किसी एक्सपेरिमेंट में साइन थीटा की जरूरत होगी तो हम साइन लिखेंगे, सिर्फ थीटा की जरूरत होगी तो थीटा लिखेंगे, tan की जरूरत होगी तो tan लिखना होगा। ये हमें खुद से करना होगा क्योंकि इन सभी की वैल्यू सेम आती है। अगर वेरी स्मॉल एंगल में एक्सपेरिमेंट शोज दैट ऑल दीस थ्री गिव्स सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसमें तो चेंज नहीं होता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे tan i और tan r लिख के यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट इतना आ जाएगा, इतना ही आएगा। यहाँ पे tan i और tan r आएगा, ये इतना आ जाएगा। tan i और tan r को इसमें इक्वेट कर देंगे क्योंकि ये दोनों सेम होगा रेशियो। sin i और sin r इज इक्वल टू tan i और tan r इक्वल होगा, तो यहाँ पे उससे भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू रियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन अपीयरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा फार्मूला। इस फार्मूले की हेल्प से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आप सभी को ये डेरिवेशन समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे, तो आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें। आई वांट टू टेल यू वन थिंग, कीप सिलेबस along with you so you will be able to understand the concept in more easy way. ओके, तो आप जो है सिलेबस को अपने साथ रखें और देखें क्या क्या पार्ट उसमें से डिडक्ट हुआ है। उस पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस अभी नहीं करें, पहले आपका जो सिलेबस जितना दिया गया है उसको पहले कंप्लीट करें, उसके बाद आपकी न्यू सिलेबस जो भी आपको एडिशनल पढ़ना है उसको पढ़ना शुरू करें। बट इन बिगनिंग you should try to complete your syllabus according to the CBSE. After that you can try to study additional materials. Okay, for this purpose आप न्यू सिलेबस का प्रिंट अपने साथ रखिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करिए। So now we are ready to find the normal shift. तो नॉर्मल शिफ्ट इसमें देखो कितनी होगी। नॉर्मल शिफ्ट अगर हम लोग कुछ भी सपोज कर ले इसको, नॉर्मल शिफ्ट x इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू है यहाँ पे AP माइनस AP डैश। तो जो ये वाला डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसी को नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे एक्चुअल में ये PP डैश है, तो इसको हम PP डैश बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखते हैं। तो नॉर्मल शिफ्ट यहाँ पे PP डैश है, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AP माइनस AP डैश। तो AP की वैल्यू देखो कितनी है, H, कैपिटल H, माइनस इसकी वैल्यू स्मॉल h। हो सकता है किसी कंडीशन में आपको स्मॉल h की वैल्यू नहीं पता हो, बट मीडियम का इफेक्टिव इंडेक्स आपको पता है और रियल डेप्थ पता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस म्यू इज इक्वल टू होता है कैपिटल H बाय स्मॉल h, सो स्मॉल h इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कैपिटल H अपॉन म्यू। ओके, so from 6 हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस, यहाँ पे स्मॉल h की वैल्यू लिखेंगे h अपॉन म्यू टाइम, और यहाँ से h कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो ये हो गया आपका नॉर्मल शिफ्ट का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटी। ये देखिए कैपिटल H नोन है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नोन।
फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करके नॉर्मल शिफ्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको नॉर्मल शिफ्ट समझ में आ गया है कि क्या होता है, और ये रियल एंड अपेरेंट डेप्थ कैसे निकालते हैं ये पता चल गया होगा। इसको नोट कर लीजिए तुरंत कॉपी में। और अब हम लोग रेडी हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन बेस्ड हैं उस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग रेडी हैं। तो इसको जैसे ये कंप्लीट होगा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। Okay, so I am going to erase these things and we are now ready to solve some questions. तो यहाँ देख सकते हैं, अगर आप क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने हो सकते हैं। जैसे कि कोई कंटेनर है, ये है कंटेनर, इसकी रियल डेप्थ है सपोज 10 सेंटीमीटर और इसके अंदर कोई लिक्विड फील्ड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज 1.33। ओके, तो यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है इसकी नॉर्मल शिफ्ट कितनी होगी। मतलब कि जब यहाँ से कोई देखेगा तो ये कितना शिफ्ट होके दिखेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी नॉर्मल शिफ्ट। तो यहाँ पे नॉर्मल शिफ्ट x इज इक्वल टू आप फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला है आपके पास 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो यहाँ पे देखिए रियल डेप्थ आपके सामने है 10 सेंटीमीटर और 1 माइनस 1/1.3। अब चाहे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आएगा x 10 1 माइनस, अगर इसको सपोज हम लोग 1.3 पे ही करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1.3 ये आ जाएगा आपका 10, यहाँ पे 1.3 माइनस 1/1.3 ये कितना आएगा 10 इंटू 0.3 बाई 1.3 ये हो जाएगा 3/1.3 मीन्स 30। ये कैंसिल 30/13 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.3 अप्रॉक्स सेंटीमीटर। तो ये आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। हो सकता है कि आपको अपेरेंट डेप्थ गिवन है तो रियल डेप्थ फाइंड आउट करना हो, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही कुछ होमवर्क आपके लिए है, होमवर्क देख लीजिए क्या क्या है, क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए आपको अपेरेंट डेप्थ दे देते हैं हम। तो अगर आप देखें ये वैल्यू सपोज गिवन है h, ये गिवन है आपके लिए सपोज ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का आप 1.3 ही मान लीजिए, और इस केस में आपको नॉर्मल शिफ्ट निकालना है। तो ये नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा ये आपको बताना है, ये आज आपका होमवर्क है। इस केस में दिया हुआ है अपेरेंट डेप्थ h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, आपको बताना है ये p डैश कितना होगा, इसकी वैल्यू x है, मतलब ये है p डैश, यही नॉर्मल शिफ्ट है। तो आपको बताना है इस केस में नॉर्मल शिफ्ट कितना है। ओके, ये आपका क्वेश्चन है आज का। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद बताएंगे इसका आंसर कितना आता है। ओके।
ओके।